अपनी हदों को हमेशा पार करते रहना और देखना कि हम क्या क्या बन सकते हैं एक इंसानी फितरत है, मगर व्हीकल बनाने वाले इंजीनियर्स की कोई सीमा ही नहीं होती। इनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तभी तो इंसानों ने ऐसी अविश्वसनीय मशीनों का निर्माण किया है जो बड़े बड़े काम आसानी से कर लेती हैं, ये साबित करने के लिए कि कभी कभी बड़ा ही वास्तव में बेहतर होता है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की कुछ गजब की विशाल गाड़ियों पर। नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर्स। धरती के रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रॉकेट अपने लॉन्च साइट तक पहुंचता कैसे? नासा के हिसाब से धीमा लेकिन हौसले वाला ही अंतरिक्ष की रेस को जीत सकता है। इसके लिए उन्होंने क्रॉलर ट्रांसपोर्टर नाम की ये 130 फीट चौड़ी दो विशाल मशीनें बनाई हैं। लगभग 55 से अधिक वर्षों से ये विशाल मशीनें जिम्मेदार हैं रॉकेट और अंतरिक्ष यान को कैनेडी स्पेस सेंटर असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए। हर एक ट्रांसपोर्टर का वजन लगभग 100 शर्मन टैंक्स के बराबर होता है, जिसमें हर एक का भार 3150 और 3300 टन होता है। धन्य इनका भारी भरकम वजन कि ये केवल 2 मील प्रति घंटे की टॉप अनलोड स्पीड के साथ लगभग 1 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। इसलिए भले ही आप इनके बड़े आकार से डर जाएं, लेकिन आप शायद आसानी से पैदल ही दोनों क्रॉलर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो इनकी स्पीड में कमी दिखती है, उसकी भरपाई ये अपनी लोडिंग कैपेसिटी से कर देते हैं। हर एक क्रॉलर 8000 टन वजन उठा सकता है, जो कि 25 फुली लोडेड बोइंग 777 विमान से ज्यादा है। इन्होंने अपना पहला रॉकेट सन 1966 में मूव किया था और आखिरी बार इन्हें 2011 में अंतरिक्ष लॉन्च सिस्टम के मोबाइल लॉन्चर को मूव करने में यूज किया गया था। लेकिन शायद आप उन्हें 2024 में फिर से देखेंगे, जब नासा की आर्टेमिस स्पेस प्रोजेक्ट शुरू होगी। ये इंसान का एक स्लो कदम होगा, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल क्रॉल होगा। लेकिन अगर आपको रोजाना मजेदार फैक्ट्स चाहिए ना, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। मैं यहाँ हर दिन नए नए कंटेंट डालता हूँ। ग्रेटेस्ट फैक्ट से लेकर सबसे माइंड ब्लोइंग कहानियों को कवर करता हूं, ताकि आप कभी पीछे ना रहें। नासा क्रॉलर्स के विपरीत आइए एक नजर डालते हैं ऐसे और बड़े वाहनों पर जिसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। लिबहर T284 माइनिंग ट्रक। माइनिंग ऑपरेशंस दुनिया के कुछ सबसे बड़े पैमाने वाले काम होते हैं और सबसे बड़ी परियोजनाओं के लिए आपको निश्चित रूप से सबसे बड़े ट्रकों की आवश्यकता होती है। इस राक्षस जैसी गाड़ी का नाम है लिबहर T248 माइनिंग ट्रक। इसकी कुल चौड़ाई लगभग 32 फीट और ऊंचाई 27 फीट से भी ज्यादा है, जो इस ट्रक को 2 मंजिला इमारत जितना लंबा बनाती है। होल ट्रक के नाम से मशहूर ऐसे डिजाइन के व्हीकल का उपयोग भारी मात्रा में मिट्टी या अन्य सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, सब वो भी एक बार में। लेकिन इस विशेष ट्रक के बारे में असल में खास बात यह है कि अपने बहुत ही बड़े और भारी भरकम बनावट के बावजूद इसका एम्प्टी व्हीकल वेट सबसे कम है। इसका मतलब यह हुआ कि इस विशाल ट्रक का वजन महज कुछ 240 टन ही है। मैंने महज कुछ इसलिए बोला क्योंकि खाली गाड़ी की तुलना में इसकी स्टैंडर्ड पेलोड क्षमता 360 टन तक जा सकती है। अब है ना ये कमाल की बात। MSC गुलशन। इस अगली मशीन पर जाने से पहले मैं आपसे अपने एक्साइटमेंट पर काबू करने के लिए कहूंगा, अगर आपको मदद की जरूरत है तो बस MSC गुलशन से पूछिए। ये दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर ट्रांसपोर्टिंग शिप में से एक है। MSC गुलशन अपने अविश्वसनीय रूप से बड़े डेक पर 23,000 से भी ज्यादा कंटेनर ले जा सकते हैं। 203 फीट चौड़ा और 1312 फीट लंबा ये जहाज जब पूरी क्षमता से समुद्र पर तैरता है तो इसमें एक स्टैंडर्ड 8 फीट चौड़े शिपिंग कंटेनर्स एक के बगल में एक 24 पंक्तियों में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर ऐसा कोई काम जमीन पर किया जाना होता तो इसके लिए लगभग 44 8000 फुट लंबी रेलगाड़ियों की जरूरत पड़ती। अपनी अकेली यात्रा में MSC गुलशन लगभग 47,512 कारों या 2.94 मिलियन वॉशिंग मशीन के बराबर का वजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यदि आप अपनी तुलना को फलों के साथ करना पसंद करेंगे तो ये लगभग 223 मिलियन किलो का भार उठा सकता है। लेकिन आप इस जहाज से किसी एक ऐसी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहेंगे जिसे सुपर स्पीड डिलीवरी की जरूरत है, क्योंकि इसके बड़े ऑपरेशनल टनेज के कारण ये सिर्फ 21 नॉट्स की टॉप स्पीड पर चल सकता है। समुद्र के मुकाबले रोड पर ये लगभग 24 मील प्रति घंटे की रफ्तार होगी। लेकिन अगर कार्गो इतना ज्यादा हो तो मैं खुशी से इंतजार कर लूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी विलीज जीप। अगर बिगर इज बेटर की कहावत वाकई सच है तो क्लासिक अमेरिकन कार पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन मैं करीब 20 फीट लंबी 1979 की लिंकन कॉन्टिनेंटल या 1973 की क्रिसलर इंपीरियल लिबरल जैसी क्लासिक कारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ इससे भी बड़े पिक्चर को देख रहा हूँ। असल में इस पिक्चर को देख रहा हूँ मैं। देखिए,
ये जो गाड़ी दिख रही है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग विलीज जीप रेप्लिका है, जिसके मालिक हैं शेख हमद बिन हमदान अल नाहयान। ये एक आम विलीज जीप से तकरीबन 4 गुना बड़ी है और एक इंसान के मुकाबले इसका आकार कितना विशाल है ये तो आप देख ही सकते हैं। ये रेप्लिका गाड़ी दरअसल मोटराइज्ड है और इस जीप के नाम दुनिया के सबसे बड़े मोटराइज्ड मॉडल कार होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। शेख के इंस्टाग्राम हैंडल से पता चलता है कि वो ऐसी बड़ी गाड़ियों के काफी शौकीन हैं और संयुक्त अरब अमीरात के इस रॉयल फैमिली के सदस्य के लिए जब बात गाड़ियों की आती है तो पैसों की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने इस 21 फुट ऊंची रेप्लिका जीप को बनाने में खर्च हुए पैसों को बताने से साफ इनकार कर दिया। मगर इंटरनेट के कुछ खोजिए लोगों के क्लेम को माने तो इसके हर एक बड़े बड़े टायर कम से कम $40,000 के हैं। हालांकि ये एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूट है जीप डिजाइन के लिए जो अब तक बनाई गई है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि ये कितना प्रैक्टिकल है ड्राइव के लिए। मिल Mi-26 हेलीकॉप्टर। अगर आकाश में दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाना हो तो दुनिया के सबसे बड़े देश पर भरोसा रखें। जब पूरी दुनिया विशाल लैंड व्हीकल बनाने में व्यस्त थी तब रूस ने 26 फीट ऊंचे और 110 फीट लंबे मिल Mi-26 हेलीकॉप्टर को बनाया, जिसे देखकर कोई भी आम चौपर शर्मसार हो जाए। इस 8 ब्लेड वाले बीस्ट का अधिकतम टेक ऑफ वेट लगभग 56 टन है, यानी 10 एडल्ट अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर। मानता हूं कि बाकी की विशाल मशीनों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकन AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर जिसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 23,000 पाउंड है, इससे इसका कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 1 लाख पाउंड का फर्क नजर आता है। 500 मील के फ्लाइट रेंज वाले इस मिल Mi-26 हेलीकॉप्टर को अमूमन बड़े पेलोड के मुश्किल जगहों पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका रोज का काम प्लेन्स या छोटे हेलीकॉप्टर्स को ट्रांसपोर्ट करना है, जैसा कि इस चिनूक को सन 2002 में किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ असामान्य कामों के लिए भी किया जाता है। कितना असामान्य? एक बार इसकी मदद से एक 23,000 साल पुराने बर्फ में जमे मैमथ को साइबेरियाई टुंड्रा से निकाला गया था। अगर ये सबसे बेहतर रशियन चीज आपने नहीं देखी है तो फिर क्या देखी है वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हिताची EX-8006। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमेशा एक आदमी और एक शॉवल से थोड़ी अधिक शक्ति की जरूरत होती है और इस तरह के कामों के लिए पेशेवर लोग हिताची EX-8006 को यूज करते हैं। ये विशाल माइनिंग एक्सकेवेटर है जो यहाँ काम करते हुए मोजाम्बिक के एक कोल माइनिंग प्लांट में दिख रहे हैं। फुल्ली एक्सटेंडेड होने पर 70 फीट लंबे हो जाते हैं। ये विशालकाय शॉवल 1,70,000 पाउंड से अधिक मटेरियल ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एंडेवर अंतरिक्ष शटल को उठाने जैसा है। अब इस व्हीकल में भले ही विशाल मात्रा में वजन उठाने की क्षमता हो, लेकिन ये निश्चित रूप से स्पीड के लिए नहीं बनाया गया था। ट्रैक बेस्ड ट्रैवल डिवाइस के साथ ये सिर्फ 1.2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, तो आप किसी भी हाल में इसे ड्रैग रेस में यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्पीड को फेवर करने के बजाय मशीन के निचले रोलर्स और ट्रैक शूज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके जाइंट बॉडी को स्थिर रख सके, जिसका अपने आप में वजन लगभग 800 टन है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की 4 मूर्तियों के वजन के बराबर है। अब मैं इसे कहूंगा एक हैवी लिफ्टिंग का मॉन्यूमेंट। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60 को देखकर आप ये सोचने की गलती कर सकते हैं कि किसी ने एफिल टावर को एक तरफ झुका दिया है, लेकिन 1647 फीट की लंबाई वाला F60 वास्तव में एफिल टावर की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। लगभग 30 वर्षों से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, लेकिन स्टील की ये विशालकाय मशीन आखिर करती क्या थी? दरअसल ये एक माइनिंग मशीन है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये एक स्ट्रिप माइन में कोयले की सतह के ऊपर से धूल और पत्थर को हटा सके। जमीन से 60 मीटर ऊपर स्थित इसकी कटिंग एज की वजह से इसका नाम F60 पड़ गया। ये किसी 18 मंजिला इमारत से ज्यादा ऊंची नजर आती है। आप देख सकते हैं कि अपने सुनहरे दिनों में कन्वेयर बेल्ट डर्ट को पुल के दूसरे छोर तक कैरी करके ले जाता था, जहां उसे डंप ट्रकों में लाद दिया जाता था। 1 घंटे में ये 1 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा डर्ट, जिसका वजन तकरीबन 55,000 टन होगा, कन्वे कर लेता था। इतना डर्ट किसी सॉकर फील्ड को 26 फीट ऊपर तक भरने के लिए काफी है, लेकिन ये स्टील बेहेमोथ काम करते समय स्थिर नहीं रहता था। इसका स्ट्रक्चर एक 2 व्हील चेसिस पर टिका हुआ था जो दूर दूर तक नैरो गेज पटरियों पर चल सकता है और ये धीरे धीरे सीम के साथ पूरे स्ट्रक्चर को मूव करता है। ये इतने मजबूत थे कि 13,600 टन के स्ट्रक्चर के साथ साथ सारे डर्ट का भी भार उठा लेते थे। फाइनली आपको एक ऐसी मशीन मिल गई जो आपके सासू माँ को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ETF MT240। स्लोवेनियाई कंपनी ETF दुनिया में
खनन उपकरण के कुछ सबसे बड़े माइनिंग मशीन बनाने के लिए जानी जाती है और MT-240 कोई अपवाद नहीं है। जबकि ये खनन मशीन अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन ये बाजार में आएगी तो ये विशाल माइनिंग हॉल ट्रक की ऊंचाई 24 फीट से अधिक, चौड़ाई 22 फीट और लंबाई 70 फीट तक होगी। इस वजह से बेलाज 75710 से अधिक लंबा हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग हॉल ट्रक बन जाएगा। लेकिन सिर्फ साइज की बात नहीं है, बल्कि आप यूज कैसे करते हैं। मैंने सही कहा ना दोस्तों, क्योंकि नए MT-240 से सिर्फ 218 टन पेलोड उठाया जा सकता है, वहीं बेलाज 75710 से 496 टन तक भार उठाया जा सकता है। हालांकि MT-240 के मैकेनिकल स्लीव्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो इसे कंपटीशन में दूसरे मशीनों से आगे रख सकती है। सबसे पहले इसके डंप साइकिल में एक घुमावदार होइस्ट सिस्टम होगी ताकि ट्रक मॉल को 90 डिग्री पे साइड में डंप कर सके। इससे तंग सड़कों पर भी ये माल अनलोड कर सकता है। और दूसरा, इसके 10 बड़े पहियों के समूह अलग अलग 5 एक्सल लाइनों पर काम करेंगे, जिससे इसे अधिक ऑफ रोड क्षमता मिल जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि बड़ा और बेहतर डंपिंग ट्रक कौन सा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। TI क्लास सुपर टैंकर दशकों से दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक, ज्यादातर विशाल आकार के तेल टैंकर रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा जो अभी भी काम कर रहा है वो है TI क्लास सुपर टैंक। इस क्लास के बड़े टैंकरों में ये शामिल है 4 मेगा मशीन जैसे कि TI अफ्रीका, TI एशिया, TI ओशिनिया और TI यूरोप। साल 2002 और 2003 के आसपास निर्मित इसमें से हर एक ग्रॉस टनेज 2,34,006 टन की है, जो इन्हें लगभग 111 मिलियन गैलन कच्चे तेल ढोने की क्षमता देता है। इसको और गंदा बनाने के लिए, जैसा कि ये प्रतीत हो रहा है, इसको देखना कुछ ऐसा बराबर होगा जैसे कि लगभग 2.5 मिनट तक नियाग्रा फॉल पर तेल को बहते हुए देखना। डेक के नीचे उतरा सारा तेल हिलते रहने के कारण ये विशाल टैंकर बिल्कुल नहीं हड़बड़ाते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ऐसे में उनका टॉप स्पीड जब ये पूरी तरह से भरा होता है सिर्फ 16.5 समुद्री मील हो जाता है, जो कि जमीन पर चलने वाले व्हीकल के 19 मील प्रति घंटे की रफ्तार के बराबर चलने जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की शिपिंग रूट, जो कि एक कार में किसी को आसानी से सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, वो इन विशाल जहाजों को 28 घंटे के आसपास लगते हैं। बहुत धीमी और मंथर गति से ये जहाज चलता है। होएग टारगेट। यहाँ एक सवाल है, कैसे दुनिया भर से नई कारें समुद्र के रास्ते देश विदेश तक ले जाई जाती हैं? हेलो बोलिए इस विशाल जनाब को, जिनका नाम है होएग टारगेट। इसकी विशिष्ट पहचान का पता इसकी ब्लंटेड बल्क हेड डिजाइन से चलता है, जो इसे एक जहाज की बजाय एक टेस्ला साइबर ट्रक की तरह प्रस्तुत करता है। लेकिन अपनी बनावट के बावजूद ये दुनिया में सबसे बड़ी शुद्ध कार और ट्रक वाहक है। ये जहाज 650 फीट से ज्यादा लंबे और 120 फीट चौड़े हैं। 14 डेक वाले पोत होते हैं ये। इन पोतों का अधिकतम डेक स्पेस लगभग 7,70,000 वर्ग फीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एक लोडेबल डेक में 2 स्टैंडर्ड फुटबॉल पिचों को एक के बाद एक लगाकर रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना ये फ्लोटिंग कार्गो कैरी कर सकता है। वैसे ये दावा करता है कि ये एक यात्रा में 8,500 कारों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसलिए अगर इन कारों में से प्रत्येक की औसत लंबाई लगभग 14.7 फीट हो, तो इस विशाल महासागर पोत में एक सीध में लोड करने पर लगभग 24 मील लंबी लाइन बन जाएगी। दैट्स वन हेल ऑफ अ कोंगा लाइन। BHP बिलिटन। ये ज्यादातर लोगों को एक रेगुलर मालगाड़ी की तरह लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में लंबी लेजेंडरी BHP बिलिटन आयरन और ट्रेनों में से एक है, जो ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान से गुजरती है। बस उनकी लंबाई को देखिए, वे बड़े लंबे मेटल स्नेक्स की तरह दिखाई देते हैं, जो कि रेगिस्तान के कड़े तपते रेतीले वातावरण में अपना रास्ता बनाते हैं। और ये भी उनका फाइनल फॉर्म नहीं है। साल 2001 में BHP नई ऊंचाइयों तक पहुंचा था, या ऐसा कहा जाए नई लंबाई, जब इसने दुनिया का सबसे लंबा और भारी मालगाड़ी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यानडी माइन और पोर्ट हेडलैंड के बीच चलने वाली ये 682 कैरेज की ट्रेन की पूरी लंबाई पहुंचती है 4.5 मील की दूरी तक। इसको 8 डीजल लोकोमोटिव्स की जरूरत पड़ती है। 90,000 वेट टन आयरन और पहुंचाने के लिए कुल मिलाकर पूरे काफले का ग्रॉस टन भार लगभग 1,10,000 टन है, जो कि 488 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्तियों के बराबर का भार है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड है जिसे बनाने के लिए वे काफी समय से ट्रेनिंग ले रहे थे। सैटर्न V रॉकेट। मानव अंतरिक्ष उड़ान के बाद अब तक के इतिहास में कोई भी रॉकेट नासा के विशाल सैटर्न के बराबर का मैजेस्टिक नहीं है।
इस रॉकेट की लंबाई 363 फीट तक पहुंचती है, जो कि एक आम अमेरिकी फुटबॉल मैदान से लंबा है। भले ही इसका इस्तेमाल साल 1960 और 1970 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए कहा गया हो, लेकिन आज भी यह स्पेस फ्लाइट का परदादा अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ये चंद्रमा का 50 टन वजन या पृथ्वी के ऑर्बिट में 130 टन पेलोड लॉन्च कर सकता है। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि ये लिफ्ट ऑफ के वक्त ईंधन के साथ 3100 टन वजनी हो जाता है। ये बहुत ज्यादा वजन होता है वातावरण में गुजारने के लिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये लॉन्च पर 7.6 मिलियन पाउंड थ्रस्ट पैदा करता है। नासा के अनुसार इतने ईंधन में आप एक कार जिसकी एवरेज 30 मील पर गैलन हो, उससे पूरी दुनिया के 800 चक्कर लगा सकते हैं। वाह, इसे मैं कहता हूँ एक मजेदार सड़क यात्रा। द अमेरिकन ड्रीम नहीं, ये एक रेंडरिंग इशू नहीं है। सब लोग हेलो कहिए इस स्ट्रेच लिमोजिन के निर्विवादित डैडी को। इसका हिलेरियस नाम रखा गया अमेरिकन ड्रीम, जिसकी लंबाई अविश्वसनीय तौर पर 1000 फीट तक पहुंच जाती है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसको साल 1980 में बनाया गया था, जब एक वाइल्ड कार कस्टमाइजर जे ओहबर्ग ने दुनिया की सबसे लंबी कार बनाने के सपने को सच करने का ठाना। ये शुरू में 1970 के दशक के कैडिलैक एल्डोराडो पर बेस्ड थी, लेकिन व्यापक संशोधनों के बाद ये कार बमुश्किल पहचानने योग्य हुई। सिर्फ आगे की ग्रिल को छोड़ दिया जाए तो जब ये बनकर तैयार हुआ तो इस लीमो में 26 पहिए, एक हाइस बीच में और 2 ड्राइवर के केबिन थे। लेकिन ये रियल अमेरिकन ड्रीम नहीं बन पाता अगर इसमें जकूजी लगाना होता। इस जकूजी को इसके रेयर भाग में इंस्टॉल किया गया था, जहां एक हेलीपैड भी है। इन सभी दिखावटी ट्रिमिंग्स के साथ इस कार का मूल्य सन 1980 के दशक में लगभग $2 मिलियन रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये अमेरिकन ड्रीम रियलिटी से कोसों दूर था। इस कार को उपयोग में लाना लगभग असंभव है जब तक कि ये सीधी रेखा में ना जा रही हो। साथ ही 1 गैलन तेल में सिर्फ 1 मील चलने के कारण ये लिमो ज्यादा चल नहीं पाई। सन 2013 तक इसे एक कार लॉट में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि अमेरिकन ड्रीम असल में नाइटमेयर में तब्दील हो गया। रूसी जूबर। कहा जाता है कि अमेरिका में सब कुछ बड़ा होता है, लेकिन जिसने भी ऐसा कहा होगा उसने असल में इस विशाल रूसी होवरक्राफ्ट को नहीं देखा होगा। रशियन जूबर एक 187 फीट लंबा 350 टन वजनी लैंडिंग पोत है, जिसके नाम दुनिया के सबसे बड़े होवरक्राफ्ट होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इस एयर कुशन बेहेमोथ का यूज रशियन मिलिट्री ट्रूप्स और इक्विपमेंट को जमीन और पानी के पार ले जाने के लिए करती है। ये अनप्रिपेयर्ड कोस्ट लाइन के पार भी जा सकता है। हालांकि ये उन्हें विशाल और घातक एम्फीबियस असोल्ट व्हीकल बनाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इन्फ्लेटेबल लेवियथान बिना डूबे कितना वजन उठा सकते हैं। टेस्ट में पाया गया कि इसका वजन 555 टन का अधिकतम डिस्प्लेसमेंट वेट, 3 लड़ाकू टैंक, 10 आर्मर्ड व्हीकल या 140 हथियारबंद सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन तुलना करने पर इसके बराबर का अमेरिका का लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन का अधिकतम डिस्प्लेसमेंट वेट 195 टन है, जो कि रशियन जूबर से आधे से भी कम है। इसका मतलब यह है कि ये केवल 10 मैन बैटल टैंक या 4 लाइट आर्म्ड वाहन को ही उठा सकता है। कोई जाके यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को समझाए कि वो रूस के बारे में ट्वीट ना करें। मैं उन भयानक होवर मेमथ के नेतृत्व में आक्रमण की कल्पना भी नहीं कर सकता है। एंटोनोव 225 मिरिया। क्या ये एक पक्षी है या एक विमान है? जी हाँ, ये एक विमान है, लेकिन ये बाकी विमान की तरह नहीं है जिसे आपने पहले देखा हो। एंटोनोव AN 225 मिरिया दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी सिंगल फुसेलेज एयरप्लेन है। इस स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट को 1980 में यूक्रेन में डिजाइन किया गया था, जब ये देश अभी भी सोवियत रूस के कंट्रोल में था। इसका इनिशियल पर्पस नासा क्रॉलर्स के समान था। इसका यूज सोवियत अंतरिक्ष यान बुरान को कजाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड तक ले जाने के लिए किया गया था। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान इस भारी AN 225 पेलोड को सपोर्ट देने के लिए इसके लैंडिंग गियर के डिजाइन में 32 पहिए लगाए गए थे, जो कि इसके विशाल बॉडी को एक्स्ट्रा मैनेवरेबिलिटी और सपोर्ट देता है। इस विशाल एयरप्लेन का विंग स्पैन 288 फीट लंबा है, जो कि इतने लंबे हैं कि उसमें एक ओर से दूसरे छोर तक लगाने पर 4 18 व्हीलर गाड़ी का सेटअप आ जाए। और वे सिर्फ शो के लिए नहीं है। प्रत्येक विंग में 3 जाइंट टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जबकि ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन के विंग में केवल एक इंजन होता है। एक्स्ट्रा पावर के साथ AN 225 अपने अधिकतम पेलोड 500,000 पाउंड से भी अधिक भार के साथ उड़ सकता है।
इसका मतलब है कि ये फ्रंट और रियर लोडिंग वाले विशालकाय प्लेन लगभग कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ट्राम जैसे बड़े लोकोमोटिव से लेकर हवा के माध्यम से ले जाए गए सबसे भारी सिंगल पीस कार्गो, जो कि एक आर्मीनियाई पावर प्लांट के लिए 189 टन वजनी जनरेटर हैं। अविश्वसनीय रूप से बात की जनरेटर लिफ्ट विमान की अधिकतम भार क्षमता से कम थी, लेकिन अब तक उससे बड़ा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी क्षमता का टेस्ट हो गया। ऐसा लगता है कि रूस भारी स्काई हाई लिफ्टर्स के टाइल का निर्विरोध दावेदार है, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर और सबसे भारी प्लेन का उत्पादन किया है। अगला स्टॉप दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिस्बी। एयरलैंडर 10। एयरलैंडर 10 का एक वास्तविक स्टैंड आउट फीचर है ना, वो फीचर इसका पिछला भाग नहीं है जो कि एक विशाल बबल बट जैसा दिखता हो। नोज से टिप तक इस ब्लीम की तरह बड़े विमान की लंबाई 302 फीट है। साल 2020 में प्लान की घोषणा की गई थी इसकी लंबाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि 320 फीट होगी। ऐसा होने पर लगभग 45 फीट ज्यादा लंबा प्लेन हो जाएगा पहले उल्लेख किए गए एंटोनोव 225 मिरिया से, जो कि सिर्फ 275 फीट लंबा प्लेन है। हीलियम से भरे हल, बेहतर एरोडायनामिक्स और वेक्टर थ्रस्ट के साथ एयरलैंडर के इंजन ट्रेडिशनल प्लेन्स की तुलना में खुले आकाश में हवाई यात्रा को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर एयरफ्रेम का वजन, जो कि स्केल पर लगभग 44,100 पाउंड है, उसको काउंटर कर देती है हीलियम गैस की नेचुरल बायंसी। इसलिए अगर मान लें कि ये प्लेन अपना 10 टन का अधिकतम पेलोड लेके जा रहा था, तो ये लगभग 75% कम गैस एमिशन करेगा कॉम्पिटिटर विमानों की तुलना में इस तरह के सिमिलर रोल में। लेकिन ये ग्रीन टेक इनिशिएटिव हमेशा एक आसान राइड नहीं होता है, वो भी मुख्यतः 2016 की इस तरह की दुखद टेस्ट उड़ानों से। वाह, मुझे लगता है ये स्मूदेस्ट क्रैश लैंडिंग है जिसे मैंने कभी देखा होगा। कोमोत्सु एल 2350। इंडस्ट्री के टाइटन्स ये फ्रेज लिटरल सेंस में रेयरली यूज होता है, लेकिन जब आप एल 2350 पर एक नजर डालते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आप एक रियल जाइंट के प्रेजेंस में हैं। इस फ्रंट एंड व्हील लोडर का ऑपरेटिंग पेलोड 1,60,000 पाउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोइंग 727 विमान के बराबर वजन का भार उठा सकता है। इस प्रकार के अर्थ मूवर्स 4 पहिए वाले ड्राइव होते हैं, जिसको डिजाइन किया गया है एक कंस्ट्रक्शन साइट के इर्द गिर्द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और मनूवरेबिलिटी दिखाने के लिए। और जैसा कि निकल के आ रहा है, ये एक ग्रेट नॉवेल्टी है फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ये बात पता है। इसका बकेट जब पूरी तरह से ऊपर उठा रहता है तब ये एल 2350 43 फुट 11 इंच की ग्रैंड ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है अगर आपको अपने 4 स्टेयर घर की छत पर अपने निजी जेट को लिफ्ट करने की जरूरत है तो ये कर सकता है। पर इसके मेन फीचर्स में जिसे आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो है इनक्रेडिबली साइज्ड व्हीकल के टायर। जो कोई भी एक कार के मालिक हैं उन्हें मालूम है कि टायर सस्ते नहीं आते, और ये 157 इंच डायमीटर के सिर्फ एक टायर पर आपको लगभग $1,00,000 खर्च होगा। और इतने पैसे में सिर्फ ऐसे टायर आएंगे जो बिना चेन ग्रिप के आते हैं। हालांकि एक रेगुलर कार टायर के विपरीत मुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड गड्ढे कोई प्रॉब्लम होंगे इस एब्सोल्यूट यूनिट के लिए। 4100 एसी माइनिंग शॉवेल। जमीन में खुदाई करने के कई तरीके हैं और बाजार में बड़े पैमाने पर मैसिव एक्सवेटर की वैरायटी के साथ कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो खुदाई को एक इनक्रेडिबल हाइट्स तक ले जाती हैं, या टेक्निकली कहें तो गहराई तक, जैसा कि P&H माइनिंग के 4100 एसी माइनिंग शॉवेल हैं। ये मशीन अन्य पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम के विपरीत एक स्टील रोप की सीरीज और विंचेस का यूज करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन कंट्रोल करती है और इसे जमीन खोदने की शक्ति देती है। लेकिन वे निश्चित तौर पर 1,80,000 पाउंड प्रति स्कूप के औसत पेलोड क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ये विशाल पेलोड क्षमता इसे मिलती है उस कोलोसल बकेट की वजह से जिसमें 1700 क्यूबिक फीट से अधिक मटेरियल उठाने की क्षमता है। सैद्धांतिक रूप से कहें तो एक पूरे ओलंपिक पूल को भरने के लिए इस बेहेमोथ बकेट से सिर्फ 50 स्कूप मटेरियल की जरूरत होगी। हालांकि 31 फीट की अपनी अधिकतम डंपिंग ऊंचाई से मलबा गिराता है तो थोड़ा सा स्प्लैश होता है, इसलिए आप नीचे अच्छे से ध्यान दें। बकेट व्हील एक्सकेवेटर। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपने जो भी व्हीकल देखे वो बड़े थे तो रुकिए, पहले इस पर नजर डालिए। दुनिया में लैंड व्हीकल की सबसे बड़ी और भारी सीरीज के रूप में सर्टिफाइड ये ह्यूगमन्स व्हीकल बकेट व्हील एक्सकेवेटर हैं। बावजूद इसके कि इसमें खतरनाक चेनसॉ जैसे दिखने वाले व्हील हैं, ये मशीनें सिर्फ और सिर्फ धरती को काटती हैं। इनका इस्तेमाल अभी तक हथियारों के रूप में क्लॉलू के खिलाफ नहीं हुआ है। इतने बड़े साइज के बकेट व्हील एक्सकेवेटर आमतौर पर लगातार होने वाले माइनिंग सिस्टम में काम आते हैं। जैसे ही मशीन के आगे के व्हील टर्न करते हैं, इससे जुड़े बड़े बकेट धरती से मिट्टी स्कूप करके कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ते चले जाते हैं। आप यहाँ
थाइसिन क्रूप बैगर 288 देख सकते हैं, जिसमें 18 बकेट वाले व्हील लगे हैं, जिसमें हर एक बकेट की मिट्टी उठाने की क्षमता 233 क्यूबिक फीट होती है। इतना काफी है 44 बाथटब को मिट्टी से भरने के लिए। इसके हर एक स्कूप से इसके व्हील लगातार मोशन में रहते हैं, इसलिए बैगर 288 की हर दिन की लगभग 8.5 मिलियन क्यूबिक फीट या लगभग 3,80,000 टन जमीन की मिट्टी शिफ्ट करने की कैपेसिटी है। बैगर 288 का बड़ा भाई जो कि बैगर 293 है, ट्रांसपोर्ट करता है लगभग उतनी ही मिट्टी, लेकिन ट्रंक में कुछ एक्स्ट्रा जंक के साथ। इस 315 फीट ऊंचे और 738 फीट लंबे एक्सकेवेटर के नाम दुनिया के सबसे बड़े और भारी लैंड व्हीकल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल भी है। इसको चलाने के लिए 16.5 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जो कि काफी है 8 मिलियन स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाने के लिए। भारी भरकम 14,196 टन वजन होने के कारण बैगर 293 सिर्फ 0.3 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से काम कर सकता है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती से डिजाइन किए गए वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये मशीनें एक इंसानी फुटप्रिंट से अधिक गहरी छाप नहीं छोड़ती। वे धीमी और स्थिर गति से भले ही चलती हों, लेकिन अगर आपको पहाड़ काटना है तो ये मेटल के दानव फिर भी बेस्ट तरीका है उसे करने के लिए। इन विशाल वाहनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? अपनी पसंद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।